नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो एक बार फिर एक बार फडणवीस सरकार महाराष्ट्र में बन रही है। ये फडणवीस 3.0 है, 2.0 नहीं, क्योंकि वो जो कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, जिसमें एकदम सुबह सुबह इससे पहले कि किसी को भनक लगती जो उन्होंने शपथ ले ली थी, वो दरअसल मिस हो जा रहा है। एक बार 5 साल के लिए रहे, फिर उसके बाद 2019 में कुछ दिन के लिए रहे, और फिर अब आज शाम को 7 बजे वो शपथ फिर से लेंगे। डिप्टी सीएम बनेंगे एकनाथ शिंदे, जिन्होंने शिवसेना तोड़ करके वो जो गुट है उसके नेता बने हैं, वो समर्थन दे रहे हैं। ये समर्थन देने के लिए वो राजभवन पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ। ये दोनों वहां के जो गवर्नर हैं उनसे मिलेंगे, राज्यपाल से, और उसके बाद जैसा हमें बताया जा रहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वहीं से, राजभवन के बाहर से ही, जिसमें वो आगे का कार्यक्रम बताएंगे कि क्या क्या होगा, कैसे होगा। तो ये शपथ ग्रहण आज ही हो जाएगा, एकदम बिल्कुल चटपट हो रहा है काम। शाम को 7 बजे शपथ ले सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। आइए स्वागत करते हैं हमारे सारे सहयोगियों का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। अभिषेक शर्मा मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूजा भारद्वाज राजभवन से हमारे साथ जुड़ी हैं, और सुनील सिंह सागर बंगला, जो कि देवेंद्र फडणवीस का घर है, वहां से हमारे साथ हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं पूजा आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो लोग अंदर चले गए हैं, अब दावा पेश करेंगे। कुछ हमारे पास अंदाजा है कि कितने लोगों के नाम की लिस्ट है उनके पास, कितने लोगों का सहयोग उनके साथ है, वो संख्या कितनी है, और पूरी स्वेरिंग इन कब होगी? जी संकेत, अगर आपने देखा हो तो कुछ समय से हम ये रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब तक सूत्र के हवाले से ही कर रहे थे। और इस वक्त भी अगर आप देखें, जो मैसेज हमारे पास आया है वो भी ये कहता है कि मीडिया को संबोधित करते हुए कि 4:30 बजे तक एक व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डिटेल भेज दीजिए अगर आप शपथ ग्रहण कार्यक्रम को अटेंड करना चाहते हैं। 4:30 बजे का वक्त है कि आप अपनी डिटेल दीजिए। लेकिन अभी भी जो शाम 7 बजे की बात कही जा रही है, जो खेमे से लगभग हमें कंफर्म हो चुका है कि आज शाम 7 बजे ही देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री पद की, वो समय इसमें नहीं बताया गया है। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि आज शपथ ग्रहण समारोह है। तो सूत्रों के हवाले से फिलहाल यही है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण आज हो जाएगी, और जो मंत्रिमंडल विस्तार है और जो उनका शपथ ग्रहण है वो कुछ समय बाद होगा। बताया जा रहा है कि 3 दिन के बाद हो सकता है, लेकिन उस पर भी कोई पुष्टि अभी फिलहाल नहीं है। अगर समर्थन की आप सवाल पूछ रहे हैं, तो जो बीजेपी खेमे से लगातार हमसे बात करने की कोशिश वो कर रहे हैं, वो 164 से 170 विधायकों के समर्थन की बात कर रहे हैं। तो जो हमें आंकड़ा बहुमत के हिसाब से आप देखें 145 के ऊपर चाहिए, वो तो आंकड़ा उनके पास है, और ये हम बहुत पहले ही समझ चुके थे। बस जहां पर तकनीकी दिक्कतें समझ में आ रही थी कि आखिर एकनाथ शिंदे का जो 39 विधायकों का, जो शिवसेना के 39 विधायकों का वो दम भर रहे हैं, उनका जो सहयोग है वो देवेंद्र फडणवीस किस तरह से हासिल करेंगे, क्या उनमें विलय होगा, किसी और पार्टी में विलय करके वो उसका साथ लेंगे, वो हम समझने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। उस पर फिलहाल कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन ये जरूर अभी यहाँ पर तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ एकनाथ शिंदे आज ले लेंगे, और चूंकि ये बहुत जल्दी करने की कोशिश इसलिए भी हो रही है क्योंकि कई ऐसी तैयारियां हैं जो प्रशासनिक तौर पर देवेंद्र फडणवीस को आगे करनी है। कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए उन्होंने कुछ वक्त भी मांगा था, और शायद जो हम समझ रहे थे कि पूरी तैयारियां पहले से थी, उसका एक हिस्सा ये भी है कि किस तरह से ये तारीखें आप याद करें, इसके पहले भी हम बहुत समय से कहने की कोशिश कर रहे थे कि 30 तारीख से 29 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में सारी चीजें लगभग सेटल होती हुई नजर आएंगी, और वही लगभग हुआ। कुछ नेता भी जो बीजेपी के हैं, इसके पहले भी कहते आ रहे थे बयानों पर, उन तारीखों के हिसाब से वो कहीं ना कहीं टाइमिंग सही लग रही है। तो बहुत समय से तैयारियां थी बीजेपी की, बैक फुट पर बात कर रहे थे, लेकिन वेट एंड वॉच जैसा कुछ बस मीडिया के सामने कहने के लिए था। पूरी तैयारियां पहले से थी और उनके हिसाब से सारी चीजें हुई हैं। तो सारी जो हलचल है अभी उठकर राजभवन में ही आ चुकी हैं। फिलहाल जो शपथ ग्रहण समारोह है 2 लोगों का होगा एक छोटे कार्यक्रम के तहत, और बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उनका शपथ ग्रहण करीब 3 दिनों के बाद बताया जा रहा है कि हो सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें एक पेंच जो है वो ये है कि आज शपथ ग्रहण हो जाएगा 2 लोगों का, संभवतः मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का, और उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद फिर बाद में देखा जाएगा। ये 2-3 दिन इसलिए क्योंकि सैटरडे और संडे को बीजेपी का पूरा कुनबा
उठ करके हैदराबाद जा रहा है। वहां पर नेशनल एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है भारतीय जनता पार्टी की, और उस बैठक के बाद फिर विस्तार शुरू होगा, फिर तय होगा कि किसको कौन सा विभाग, कौन कितने मंत्री, कितने शिंदे गुट के मंत्री, कितने भाजपा के मंत्री और क्या क्या पोर्टफोलियो, ये सारी चीजें मंडे के बाद। सुनील सिंह, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कुछ अंदाजा है, कुछ आइडिया है कि डील क्या है? देखिए संकेत, डील क्या है सही मायने में और कुछ तरीके पे कह पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे और एक नाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे। एक जो है कि यूएलसी का जो है अर्बन डेवलपमेंट जो है वो किसे जाएगा, ये कहा जा रहा है। इस बार शायद हमेशा अमूमन मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं उस विभाग को, तो हो सकता है क्योंकि एक नाथ शिंदे इसके पहले भी महाविकास आघाड़ी सरकार में होंगे, वो उनके पास ही रहे। लेकिन जहाँ तक होम डिपार्टमेंट है वो खुद देवेंद्र फडणवीस अपने पास ही रखेंगे। पिछली बार भी उन्होंने अपने पास ही रखा था। और इसके अलावा बाकी कई कदार उसमें भी नेता हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री थे, उन कैबिनेट मंत्रियों को इसमें किस तरह की जगह मिलेगी ये अभी हमें देखना बाकी है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता हैं, जैसे खुद चंद्रकांत पाटिल मंत्री थे, सुधीर मुनगंटीवार थे, तो इन लोगों को किस तरह से समाहित किया जाएगा, क्या क्या विभाग दिया जाएगा। वैसे सुधीर मुनगंटीवार ज़्यादातर वित्त विभाग अक्सर हम देखते हैं कि देखा करते हैं, और चंद्रकांत पाटिल के बाद महसूल था। लेकिन ये ऐसे विभाग हैं दोनों जो कि बहुत से काफ़ी जो नेता हैं जो चाहते हैं कि उनके पास रहे। तो ये कोशिश अभी बंटवारा क्या होगा, कैसे होगा, किसे समान रूप से बंटवारा कैसे होगा वो देखना होगा। इसमें देखिए एक वीके पाटिल भी हैं जो कि चुनाव के समय 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन सत्ता जो है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की बन गई। तो ऐसे जो नेता थे जो उस समय आए थे बीजेपी में शामिल हुए थे मौसम देखकर, लेकिन बाद में पासा पलट गया, तो वो जाने की तैयारी में थे, बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन बार बार इस बयान देकर के ये सरकार ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, ऐसे लोगों को रोका जा रहा था। तो अब उनके लिए भी एक अवसर बनाना होगा, उनको देना होगा, मंत्री पद देना होगा। तो बहुत मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे, माफ़ कीजिए, देवेंद्र फडणवीस मैं पुनः ऐन यानी मैं वापस आऊँगा कहकर वापस तो आ गए हैं, लेकिन उनके आगे काफ़ी चुनौतियाँ हैं। पहले विभागों के बंटवारों के लेकर, उसके बाद राज्य की जो स्थिति है उसको लेकर, और फिर जो भी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उन सभी को लेकर एक चुनौती उनके सामने होगी। लेकिन फिलहाल उन्होंने ये कर दिखाया कि मैं वापस आऊँगा। उसका बहुत मीम बने, मजाक हुआ उस बातों का, लेकिन 2.5 साल में उन्होंने दिखा दिया कि उन्होंने जो कहा था वो किया। बहरहाल उन्होंने सत्ता वापस ली है। जनता को जो वादे किए जाते हैं वो जनता के वादे भी करके दिखाएं, तब आदमी नेताओं के लिए एक सही में वायने में एक दावा होता है कि जो कहा था वो किया। जी बिल्कुल। अभिषेक जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मुझे बताया जा रहा है सोहित मिश्रा राजभवन के अंदर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहित, मेरे ख्याल से वहां पर राजभवन के अंदर एक कुछ संबोधन भी हो सकता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा भी कोई चीज हो सकती है जिसमें अपनी बात ये लोग बता सकते हैं, दोनों नेता। आप मुझे सुन पा रहे हैं सोहित? मेरी आवाज आ रही है? लगता है सोहित को मेरी आवाज नहीं आ रही। सोहित, एक बार फिर से कोशिश करता हूं। सोहित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी संकेत आ रही है, संकेत आ रही है। मेरा सवाल आपसे बिल्कुल सुन पा रहा हूं, बोलिए। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज क्या ये मैं बड़ी अनोखी चीज देख रहा हूं कि राजभवन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमूमन राजभवन के बाहर होता है जो कुछ भी होता है, तो ये क्या क्यों अरेंज किया जा रहा है? इसमें क्या बताया जाएगा? क्या जानकारी आपको मिल रही है? अब ये तो कंफर्म हो गया है कि 7 बजे स्वेरिंग इन हो रही है। संकेत, आज आप समझ लें कि शपथ विधि होने जा रही है राजभवन में, उसकी पूरी तैयारियां शुरू हैं। हम जिस तरह से हमारे दर्शकों को बता दें कि आज ही शपथ विधि होगी। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे शपथ विधि करेंगे। पहले की तुलना में अब कुर्सियों को भी यहाँ पर कम कर दिया गया है, और ये कहा जा रहा है कि शपथ विधि के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद फिर शपथ विधि हो सकती है। उस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन संकेत इसलिए अंदर आने दिया गया है जहाँ पर हम मौजूद हैं। ये वही हॉल है जहाँ पर 2019 में 3 दिन के लिए जब सरकार बनी थी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की, तब भी इसी हॉल में वो शपथ विधि का कार्यक्रम हुआ था। आज एक बार फिर से हम पहुंचे हैं। तब 3 दिन में सरकार चली गई थी और हमने देखा था कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। आज उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया है, एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे सरकार बनाने जा रहे हैं। फडणवीस एक बार फिर से सत्ता में लौटते हुए नजर आ रहे हैं, और इसलिए संकेत हमें आज अंदर आने दिया गया है।
और आप देखिए कि परसों भी जब देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए थे अपने पत्र को लेकर, तब वो अंदर नहीं आए थे या मीडिया से बात उन्होंने गेट के बाहर की थी। अंदर भेजने का मतलब ही यही है कि आज शपथ विधि होने वाला है। मेरे जो करीबी सूत्र हैं उन्होंने भी कह दिया है कि आज कम से कम 2 लोग तो शपथ विधि लेंगे, हो सकता है ये संख्या और बढ़े, लेकिन क्योंकि शिवसेना जो एकनाथ शिंदे का गुट है वहाँ से वो अकेले आए हुए हैं, तो आज एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस तो कम से कम शपथ ले रहे हैं, यह तय माना जाए। इसलिए हम मौजूद हैं बड़े पैमाने पर। मेरे पीछे आप देखिए जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं। हमारे जो सीनियर कैमरा पर्सन है राजेंद्र दयालकर वो दिखाएंगे, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, मीडिया पहुंची हुई है। और यहाँ पर सिर्फ मराठी मीडिया या इंग्लिश और हिंदी मीडिया नहीं है, मैं आपको बता दूँ तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, बंगाली, सभी तरह के सभी जगह से जो मीडिया है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। जिस तरह से इस पूरे खबर को लेकर देश भर में इंटरेस्ट था, तो आज यहाँ पर राजभवन में भी देखने मिल रहा है। आमतौर पर राजभवन में हमने देखा है कि ये जो राजभवन है संकेत, पिछले 2.5 साल में कम से कम इतना तो महसूस कर लिया कि कितनी ताकतवर पोस्ट होती है गवर्नर की, क्योंकि जिस तरह से 3 दिन की सरकार के लिए हमने देखा सुबह 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 बजे शपथ विधि होती है, बाद में ऐसे 12 विधायक हैं जिन्हें एमएलसी के लिए दिया गया है, लेकिन उनके एमएलसी को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। और जैसे ही फडणवीस पहुंचते हैं कहते हैं कि अगले दिन शपथ विधि, अगले दिन ये सरकार के पास ताकत नहीं है, अल्पमत में है, तो अगले दिन फ्लोर टेस्ट के लिए पत्र आ जाता है। तो कितनी ताकत एक गवर्नर हाउस के पास या एक गवर्नर के पास होती है वो तो हमें समझ में आ चुका है, राजभवन की कितनी ताकत है। और आज यहाँ पर एक बार फिर से संकेत आप समझ लें कि जिस तरह से अभी एकनाथ शिंदे पहुँचे हुए हैं, तो पहले तो उन्होंने फडणवीस के साथ बातचीत की, उसके बाद दोनों निकले हुए हैं, तो सब कुछ पहले से ही तय माना जाए। हालांकि क्योंकि और लोग नहीं आए हुए हैं और विधायक कब तक आते हैं इस पर भी नज़र बनी रहेगी, क्या वो भी गोवा से आने वाले दिनों में आएंगे। लेकिन अगर आज शपथ विधि होती है तो नई सरकार की स्थापना ठीक अगले दिन हो रही है। 24 घंटे भी नहीं हुए हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दिए हुए, आज ही राज्यपाल ने उन्हें केयर टेकर मुख्यमंत्री बनाया गया है। और इस सब के बीच आज महाराष्ट्र को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। बिल्कुल, मैं चाहता हूं सोहित अगर आप एक बार मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सोहित, सकता है कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। अगर मेरी आवाज आपको आ रही है, मैं चाहता हूं आप एक बार फिर से वो जो पूरा बंदोबस्त है जहां पर आप हैं उसको जरा दिखा दें हमारे दर्शकों के लिए, कितने लोग वहां पर हैं। आपने एक बड़ी रोचक बात बताई कि ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित रहने वाली खबर नहीं रह गई, क्योंकि इसमें सूरत भी इन्वॉल्व है, गोवा भी इन्वॉल्व है और गुवाहाटी भी इन्वॉल्व है। तो सब जगह बड़ी खासी एक रुचि बन गई है इस खबर में। जरा आप दिखाएं वहां पर क्या माहौल है, वहां कौन कौन लोग एकत्रित है, कितनी मीडिया वहां तैनात है, और ये सब राजभवन के अंदर। बिल्कुल, कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर को मैं कहूंगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पर माहौल किस तरह से, कितने बड़े पैमाने पर मीडिया पहुंचे हुई है। केवल कुर्सियों पर नहीं, संकेत आप देखेंगे कि नीचे ज़मीन पर भी लोग बैठे हुए हैं और इंतज़ार किया जा रहा है कि कब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पहुँचते हैं। तो कैमराज हैं, नेशनल चैनल्स हैं, आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो बहुत सारे चैनल्स यहाँ पर भी उनके बूम पड़े हुए हैं, वो भी आपको मेरे पीछे इस टेबल पर नज़र आएंगे जहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है। और जैसे कि मैंने कहा, मलयालम मनोरमा हो, मलयालम चैनल्स हों, बंगाली चैनल्स हों, तमिल चैनल्स हों, गुजराती चैनल्स हों, बंगाली चैनल्स हों, ये सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वैसे ये जो एकनाथ शिंदे पहुँचे हैं वो महाराष्ट्र से सूरत गए, सूरत से वो गुवाहाटी गए, गुवाहाटी से वो गोवा गए, पणजी गए, फिर वापस से महाराष्ट्र के मुंबई में आ रहे हैं वो। तो एकनाथ शिंदे जिस तरह से अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, उसी तरह से अलग अलग जगहों से जो पत्रकार हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और 2.5 साल पहले जिस तरह से एक कहा जा रहा था कि एक नई कोशिश की गई, एक नई कोशिश थी महाविकास आघाड़ी सरकार में, 2 पार्टियां, खासतौर पर शायद ही किसी ने सोचा था कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ आएगी और सरकार बनाएगी। लेकिन एक नया प्रयोग किया गया था और 2.5 साल तक ये प्रयोग चला। लेकिन तब भी ये कहा जा रहा था, सरकार के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहा था। लेकिन संकेत सवाल हमेशा कांग्रेस और एनसीपी पर उठते थे कि कांग्रेस नाराज़ होकर अपने विधायकों को जो सपोर्ट है वो वापस ले लेगी, या फिर एनसीपी क्या करेगी कि एनसीपी बीजेपी के साथ चली जाएगी। बहुत कम लोगों ने ये सोचा होगा संकेत कि शिवसेना के अंदर फूट होगी। ऐसा नहीं कि पूरी शिवसेना जाएगी, शिवसेना के अंदर फूट होगी, उद्धव ठाकरे नहीं जाएंगे, उनके बेटे नहीं जाएंगे, लेकिन एक बड़ा गुट उद्धव ठाकरे से अलग होगा। लेकिन अब 2.5 साल के इस राजनीति में महाराष्ट्र में ये तो समझ में आया कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, कई सारी चीज़ें होती हैं। 3 दिन की सरकार भी बनती है, 2.5 साल की सरकार भी बनती है। पिछले 2.5 साल में 2 बार मुख्यमंत्री बदले गए हैं। पहले देवेंद्र फडणवीस ने 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, फिर उद्धव ठाकरे बने, अब ये तीसरा मुख्यमंत्री होगा। तो 5 साल के कार्यकाल में एक बार फिर से जो एक नया मुख्यमंत्री है वो शायद देवेंद्र फडणवीस वापस हो। इस बार वो भले ही शिवसेना के साथ वापस आए,
उद्धव ठाकरे के खेमे के नहीं, एकनाथ शिंदे के खेमे के, लेकिन कई सवाल अब भी बरकरार रहेंगे। वो एक ऐसे समय में आ रहे हैं जब शिवसेना और बीजेपी के आमने सामने संकेत कई सवाल थे। आर्य जंगल का आपको मुद्दा याद है, आर्य कारशेड का मुद्दा आपको याद है, उसके अलावा आपको बता दो नाना रिफाइनरी का मुद्दा है, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। बुलेट ट्रेन का मुद्दा है जिसमें ये दोनों लोग आमने सामने थे। अब क्या एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से उनका समर्थन करेंगे? लेकिन अगर वो खुद को शिवसैनिक भी कह रहे हैं तो ये तो शिवसेना के मुद्दे थे, उसे लेकर क्या कुछ होगा? असली शिवसेना किसके पास है? तो सरकार भले ही आज बन जाए संकेत, ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको मैं बता दूं, आज एकनाथ शिंदे के जो खेमे हैं उनकी ओर से एक व्हिप भी जारी की गई थी। 12 बजे तक सभी विधायकों को गोवा के ताज कन्वेंशन में पहुंचने कहा गया था। जो 16 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ है। ठीक है, वापस आऊंगा मैं सोहित आपके पास। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी हम उस पर भी जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे कि हमेशा होता है मराठी में ही होगी, तो फिर आप उसको ट्रांसलेट भी कीजिएगा। अब अभिषेक जी के पास चलते हैं। और अभिषेक जी देखिए, ऐसा है, ये तो बात हो गई सरकार की, सरकार को लेकर के कौन सी सरकार कितने दिन चली, 2.5 साल के बाद ये नाते टूट गए, नए रिश्ते बने, नई सरकार आएगी 2.5 साल के लिए। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ा सवाल है और वो ये है कि शिवसेना किसकी, और ये लड़ाई भी लगातार अब शुरू हो गई है। आपको लगता है ये लड़ाई भी कई सालों तक चलेगी? ये लड़ाई सालों तक चलेगी। आदित्य ठाकरे का क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है। थोड़े थोड़े छोटे छोटे अपडेट भी दे देता हूँ, इसके पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। सोहित जहाँ पे खड़े हुए हैं वहाँ पर पहले गवर्नर से मुलाकात करेंगे एकनाथ शिंदे, और सीएम जो नए डेजिग्नेट सीएम हैं वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग इस बात का ऐलान करेंगे कि हम आज ही शपथ ले रहे हैं, 7 बजे हमारी शपथ विधि है। और जैसा कि हमारे साथी सोहित बता रहे थे, संकेत की वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो बहुत सारे लोग, मतलब पूरा देश इस राजनीतिक मनोरंजन का फायदा उठाना चाहता है। तो आपको भी पता है कि दिल्ली में भी उतना ही इंटरेस्ट होगा जितना अब असम में, क्योंकि असम के लोग शायद महाराष्ट्र की राजनीति से उतने ना जुड़े हों, लेकिन अब जुड़ गए हैं। तो राजनीतिक मनोरंजन में कोई कमी नहीं रहेगी पूरे देश में, और शॉक वैल्यू की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये जो शपथ विधि है ये पहले आगे खिसकी हुई थी, लेकिन इसको दिल्ली से कहा गया कि नहीं, इसको आप जल्द से जल्द निपटाइए। तो मैं आपके सवाल पे आऊं उससे पहले मैं कुछ और अपडेट दे दूं कि ये दरअसल 7 बजे से लेकर 7:45 तक का वक्त मुकर्रर किया गया है, ऐसा बताया गया है। अमृत जो मुहूर्त है, आज के चौघड़िया निकाला गया है। उस चौघड़िया में पंडितों ने जो टाइम बताई वो 7 से 7:45 के बीच का था। लेकिन ये सब क्यों करना पड़ रहा है, इसके पीछे एक हड़बड़ी है। वो हड़बड़ी शिवसेना का क्या होगा उससे सीधी जुड़ी हुई है। हड़बड़ी कुछ यूं है कि व्हिप जारी हो रहे हैं गोवा में बैठकर महाराष्ट्र विधानसभा के लिए, और जिनको बहुत आसानी से गैरकानूनी करार दिया जा सकता है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि अगर व्हिप जारी होने वाली जो लड़ाई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जारी रहने वाली है, अगर वो जारी रहती है तो एकनाथ शिंदे समूह के अंदर जो इस समय बेचैनी है उसको किस तरीके से जल्द भरा जाए। एक गुस्सा भी है स्थानीय लोगों में, उस गुस्से को लोग सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं। अगर वो गुस्सा है और वो आर्टिफिशियल नहीं है संकेत, तो लोग ये कह रहे हैं कि उस पर पार पाने के लिए जो इंटेलिजेंस की खबरें हैं खुफिया विभाग की, उसके हिसाब से लोगों में गुस्सा है जिस तरीके से शिवसेना टूटी। और इसीलिए आप देखिए कि एकनाथ शिंदे को जेड सिक्योरिटी मिली हुई है, और इसी वजह से कल जब जा रहे थे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तो उन्होंने कहा था कि कोई खून खराबा सड़क पर नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहता हूं कि शिवसैनिकों का खून बहे। तो ये तमाम चीजों को आप देखिए कि आदित्य ठाकरे का इस सब के बाद क्या होगा। वो मैं जहां पे बैठा हुआ हूं वर्ली के विधायक हैं, ये वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और यहाँ पर सारे डेवलपमेंट काम बहुत तेजी से हो रहे थे। अब शिवसेना के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वहां पर अगर एकनाथ शिंदे समूह को व्हिप जारी करने की ताकत मिलती है, और जैसा कि बहुत मुमकिन है कि उनके गुट को विधानसभा के अंदर जो नए विधानसभा स्पीकर होंगे वो मान्यता दे देंगे, और वो जो व्हिप लागू होगा वो आदित्य ठाकरे पर भी लागू होगा और इन 16 विधायकों पर भी लागू होगा जो इनके साथ बच गए हैं। तब फिर क्या होगा? तब ये हो सकता है कि आदित्य ठाकरे को अलग कर दिया जाए, इन लोगों को पार्टी से निकाला जाए, और तब ये क्लेम किया जा सके कि शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है। क्योंकि देखिए पहला जो व्हिप था वो गैरकानूनी हो गया है,
उसकी कोई मान्यता नहीं बची हुई है और वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब इस व्हिप के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा इन विधायकों को, जिनमें आदित्य ठाकरे भी शामिल हैं, और ये इसके अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। इससे पहले कि आप अपनी बात खत्म करें, उल्लंघन के चलते मैं आप लोगों को ये बता दूं, आपको ये बता दूं कि अब कुछ तस्वीरें थोड़ी देर में हम स्क्रीन पर डालने वाले हैं, जल्दी से उसको डाल देते हैं। ये नहीं, कुछ तस्वीरें अब आई हैं भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल हैं, उनकी तस्वीरें मिलते हुए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से जब सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है। ये राजभवन के अंदर की तस्वीरें अब से थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पर आएंगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी आपके स्क्रीन पर दिखा सकें। ये नहीं, ये कुछ समय पहले की तस्वीरें थी, ये कुछ समय पहले की तस्वीरें थी जब एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस से मिले थे। अब जो तस्वीरें आई हैं वो हैं राज्यपाल से मिलते हुए, राजभवन के अंदर से राज्यपाल से फडणवीस और एकनाथ शिंदे मिले हैं। अब से कुछ ही देर में हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे स्क्रीन पर। ये वो तस्वीरें हैं जो कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं इसमें ताकि आपको समझ में आ सके। ये वो तस्वीर है जो कि अभी राजभवन में जो मुलाकात हुई है देवेंद्र फडणवीस की और एकनाथ शिंदे की राज्यपाल के साथ। जी, ये वो तस्वीर है, आप देख सकते हैं उनके हाथ में वो चिट्ठी भी है। ये चिट्ठी है गवर्नमेंट फॉर्मेशन की, ये चिट्ठी है जो कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे खुद गवर्नर को यानी कि राज्यपाल को दे रहे हैं। इसमें वो सारे नाम हैं उन सारे विधायकों के जो कि समर्थन कर रहे हैं इस नई सरकार के। इसमें एकनाथ शिंदे गुट के भी कुछ लोग हैं और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे यहां पर इस तस्वीर में जो राज्यपाल हैं वो शायद कुछ खिला रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को और एकनाथ शिंदे को, कुछ लड्डू अड्डू टाइप की चीज है जो कि खिलाई जा रही है। तो राज्यपाल देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को ऐसा प्रतीत होता है कि लड्डू खिला रहे हैं उनकी सरकार बनने के लिए। ये तस्वीरें हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं, अभी अभी कुछ मिनट पहले खींची गई ये तस्वीरें, जिसमें अपना दावा पेश करने के लिए, सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने के लिए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल हैं उनसे मिलने गए। तो समर्थन के लिए अपना जो लेटर है, पत्र, वो सौंप दिया है एकनाथ शिंदे ने और अब संभवतः उनको इजाजत मिल जाएगी कि वो आए और अपनी सरकार बनाए। जी अभिषेक जी, वापस मैं आपके पास आना चाहता हूं। समर्थन पत्र जो है वो दिया गया है राज्यपाल को। बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूं कि समर्थन पत्र दे दिया। अभी थोड़ी देर में पीसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होगी और इसमें नंबर्स की बात भी हो जाएगी और जो गोवा में व्हिप जारी कर दिया है उस व्हिप को लेकर भी मामला साफ हो जाएगा। अब देखिए कि जो लड़ाई पहले ये थी कि ये लोग यानी कि ठाकरे समूह, शिंदे समूह के लोगों को पार्टी से बाहर करना चाहते थे, अब ऐसा नहीं होगा, अब उल्टा होगा। अब जो नई लड़ाई हो रही है उसमें नया व्हिप जारी हो गया है। नए व्हिप के हिसाब से अब इन लोगों को यानी कि आदित्य ठाकरे और उनके बचे हुए जो शहर के विधायक हैं उन लोगों को सारी बातें माननी पड़ेंगी शिंदे समूह की, और नहीं मानने पर या मीटिंग अटेंड ना करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको पार्टी से चलता कर दिया जाएगा। तब एकनाथ शिंदे समूह अब रियल शिवसेना का दावा करेंगे कि उनके पास शिवसेना है और बहुतायत में उनके पास है, 2/3 उनके पास है, इसलिए उनको मान्यता मिल जाए। मान्यता लेने के लेकर भी जो बातचीत चल रही है वो शुरू हो चुकी है। तो ये इस समय का स्वरूप है। आदित्य ठाकरे वर्ली से चुने गए, उनका भविष्य क्या होगा? देखिए, विधान परिषद से उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया है। जरूरत नहीं थी, इसका मतलब ये कि वो अब ऊपरी सदन में नहीं आना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपना काम कर दिया, अब वो ये वाली राजनीति से बाहर निकलकर हर दिन सेना भवन में बैठेंगे, ऐसा उनका दावा है। और अभी पार्टी को बचाने को लेकर जो संघर्ष है वो करेंगे। वो शिवसेना भवन में बैठेंगे। जो देखिए, शिवसेना भवन तो बचा ले जाएंगे क्योंकि वो शिवाय ट्रस्ट के पास है। शिवाय ट्रस्ट के जो कर्ता धर्ता थे वो बाल ठाकरे के पुराने साथी थे, यानी कि उनके नाम पे वो ट्रस्ट था पूरा का पूरा, शिवाय ट्रस्ट।
और वो ट्रस्ट के सारे कामकाज को चलाते थे, वो सिग्नेटरी थे। वो बच गया है। सामना अखबार जो है मुखपत्र के तौर पर वो बच जाएगा, क्योंकि सुभाष देसाई जो कि अभी भी ठाकरे परिवार के साथ हैं और जो ट्रस्ट जो प्रेस को चलाता है, ये तमाम चीज़ें वो बचा ले जाएंगे। और पार्टी के जो संगठन के पदाधिकारी हैं, जिसमें कई सारे लोग हैं, कार्यकारिणी है एक, और दूसरा एक प्रतिनिधि सभा है, तो कार्यकारिणी और प्रतिनिधि सभा के तकरीबन 80% लोग इस समय उद्धव ठाकरे के साथ हैं। सिर्फ 20% लोग एकनाथ शिंदे के साथ। तो ये बहुत विस्तार से आपने समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये लड़ाई अब वर्चस्व की लड़ाई होगी, शिवसेना पर अपना राज स्थापित करने की लड़ाई होगी, और ये सिर्फ सरकार बना लेने तक ही सीमित नहीं रहेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। आनंद दुबे प्रवक्ता हैं शिवसेना के, उद्धव गुट, अब ऐसे ही करके संबोधित करना पड़ेगा क्योंकि 2 गुट हो गए। प्रमोद स्वामी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अतुल कुलकर्णी एडिटर हैं लोकमत के, और रोहित चंदावरकर वरिष्ठ पत्रकार। अतुल जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सरकार तो अब बन गई, वहां सस्पेंस भी खत्म हो गया है, लेकिन शिवसेना किसकी? आपको लगता है ये एक लंबी राजनीतिक और न्यायिक लड़ाई चलती रहेगी? बिल्कुल संकेत जी, ये लंबी राजनीतिक लड़ाई होगी, क्योंकि अगर 2/3 मेजॉरिटी एकनाथ शिंदे के पास है तो उनके 38 विधायक लेकर उनको एक अलग गुट बनाना पड़ेगा, और वो किसी पार्टी में उनको मर्ज करना पड़ेगा, तभी उसको मान्यता मिलेगी। अभी वो किसी पार्टी में मर्ज करने के मूड में नहीं है। वो कहते हैं मैं ही शिवसेना हूं। अगर वो शिवसेना है तो उद्धव ठाकरे को बताना पड़ेगा कि मेरी शिवसेना सही है। उसके कुछ लीगल जो एंगल्स है उसमें सीधा है कि ग्राम लेवल से, छोटे गांव से सरपंच है या छोटे गांव का संगठन देखने वाला पार्टी का कोई आदमी है, वहां से लेकर तो राज्यसभा लोकसभा तक जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है, आमदार है, खासदार है, उनमें सब में जी अतुल जी मुझे माफ कीजिएगा, आप लोगों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है जिसमें देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल और एकनाथ शिंदे एक साथ बैठे हुए हैं। आइए सुनते हैं। आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की 2019च्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेची युती होती, आणि या युतीच्या माध्यमातून भारतीय जनता पार्टी त्यावेळेस 105 जागा जिंकली आणि शिवसेना 56 जागा जिंकली। अशा 161 जागा आणि काही अपक्ष असं मिळून जवळजवळ 170 लोक हे त्या ठिकाणी निवडून आले होते, आणि साहजिकच ही अपेक्षा होती की भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीचं सरकार तयार होईल। त्यावेळी माननीय पंतप्रधानांनी सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री बनेल अशा प्रकारची घोषणा देखील केली होती, परंतु दुर्दैवाने त्या निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर तेव्हाचे आमचे मित्र शिवसेना और शिवसेनेचे नेते इस समय बता रहे हैं, एक देवेंद्र फडणवीस ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके पक्ष को पहले इतने सारे लोगों का समर्थन हासिल था, और 2019 में 105 सीटें मिली थी भाजपा को, और 2019 में युति थी, यानी कि दोनों का गठबंधन था, बीजेपी और शिवसेना। विरोध केला। अशा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत त्या ठिकाणी युती केली, आणि
भारतीय जनता पक्षाला बाहेर ठेवलं. हा खरं म्हणजे मॅन्डेटचा अपमान होता. और बीजेपी ने को जनतेनं वोट कांग्रेस और एनसीपी ये के साथ महाविकास युति कर आघाडीला कर दिलेलं शिवसेना के गुट ने अलग कर दिया. ते भाजप सेना युतीला वोट दिले होते, पण त्या मॅन्डेटचा पूर्णपणे अपमान त्या ठिकाणी झाला आणि और महाविकास कह रहे आघाडी हैं कि अस्तित्वात आली. जो नई सरकार बनी है आणि उसने गेल्या 2.5 वर्षामध्ये जो नई सरकार बनी है उसने बहुमत महाविकास का आघाडीच्या जो जनादेश था माध्यमातून उसका अपमान किया. क्योंकि चालू असलेल्या महाविकास आघाड़ी ने infrastructure अपमान कामांना इसलिए स्थगिती, किया क्योंकि जो जनता ने चुना था वो कुठल्याही बीजेपी प्रकारची और नवीन विकास शिवसेना योजना को दोनों को मिलके चुना था और उनको त्यातच इतने नंबर दिए थे कि वो बहुमत में प्रचंड बैठे. भ्रष्टाचार हा देखील आपल्याला पाहायला मिळाला. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये 2 मंत्री हे कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस इस समय कह रहे हैं कि अनिल 2.5 साल मंत्री की जेल सरकार मध्ये में 2 मंत्री महाविकास आघाड़ी के जेल चले गए और ये जो पिछली सरकार थी वो बड़ी भ्रष्ट सरकार अशा थी. प्रकारची ही बाब होती. एकीकडे माननीय हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी सातत्याने देशाचा शत्रू असलेल्या दाऊदचा विरोध केला आणि दुसरीकडे त्याच्याशी संबंधित असलेला म्हणून मंत्री जेलमध्ये जातो तर त्याला मंत्रिपदावरनं देखील काढण्यात आलं नाही. आणि एकूणच रोज सावरकरांचा अपमान, रोज हिंदुत्वाचा अपमान. ठीक है, इस शेवटच्या समय दिवशी देवेंद्र फडणवीस ने ये भी कहा कि जो संभाजीनगर महाविकास झालं. आघाड़ी थी उसमें पण ते जिन केव्हा लोगों झालं? के संबंध दाऊद से थे उन गव्हर्नरचं लोगों को पत्र मंत्रिमंडल आलं. से बाहर नहीं किया गया. त्यानंतर कुठलीच कॅबिनेट घ्यायची नसते. जोपर्यंत विश्वासमत होत नाही तोपर्यंत कॅबिनेट घ्यायची नसते हा नियम आहे. तरीही कॅबिनेट घेऊन मग जाता जाता संभाजीनगर, धाराशिव, दिबा पाटील अशा प्रकारचे निर्णय झाले. ते अर्थात येणाऱ्या सरकारला पुन्हा घ्यावे लागणार आहेत, कारण ते वैर मानले जाणार नाही. पण जाते जाते त्याला आमचं समर्थन असेल. कैबिनेट की गई और कई सारे मात्र शहरों के नाम बदलने की अशा या सगळ्या कार्रवाई की गई. परिस्थितीमध्ये माननीय श्री एकनाथराव शिंदे हे शिवसेनेचे गटनेते आहेत आणि शिवसेनेच्या आमदारांची एक मोठी कुचंबणा झाली एकनाथ शिंदे शिवसेना गट के की ज्यांच्याशी लढलो नेता हैं आणि उद्या इस वक्त त्यांच्याशीच में. लढायचंय आणि त्यांच्या सोबत जायचं आणि उद्या हिंदुत्वावर मतं मागायची कशी, उद्या आम्ही कशाच्या भरोश्यावर बोलायचं. रोज अपमान होत असेल तर आम्ही कशाच्या भरोश्यावर लढायचं. आमच्याच मतदारसंघामध्ये आमचे हारलेले विरोधक यांना रोज निधी दिला जात असेल तर कशाच्या भरोश्यावर लढायचं. अशा प्रकारचा विषय लक्षात झाल्यानंतर या सर्वांनी निर्णय घेतला की काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबतची युती तोडा. ज्या युतीमध्ये आपण निवडून आलो ती युती ठीक आहे, ती आम्हाला मान्य आहे, पण काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत आम्ही राहायला तयार नाही. मात्र और कह दुर्दैवाने रहे हैं कि जो माननीय शिवसेना उद्धव का जी के जो गट नेता हैं उन्होंने या और आमदारांच्या शिवसेना के ऐवजी विधायकों ने ये फैसला लिया कि हम कांग्रेस इस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना गठबंधन जास्त की प्रेफरन्स सरकार दिला. में नहीं रहेंगे, हम नहीं रहना चाहते हैं. शेवटपर्यंत त्यांचीच कार धरून ठेवली. अर्थात तो त्यांचा एनसीपी और अंतर्गत प्रश्न कांग्रेस आहे. की सरकार में. मी त्याच्यावर बोलणार नाही. आणि म्हणून या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आज ज्यावेळी हे सरकार गेलं, माननीय उद्धवजींनी या ठिकाणी राजीनामा दिला, त्यानंतर महाराष्ट्राला एक अल्टरनेट गव्हर्नमेंट देण्याची आवश्यकता होती. वारंवार गेले 2.5 वर्ष मी आपल्याला सांगत होतो असं सरकार चालत नाही, हे कधीही पडेल. आणि त्याच वेळेस मी सांगायचो, आपण विचारायचे मला की सरकार पडलं तर निवडणुका होतील का. त्यावेळेस मी आपल्याला सांगायचो की सरकार पडलं तर आम्ही अल्टरनेट गव्हर्नमेंट देऊ, लोकांच्या डोक्यावर निवडणुका आत्ता आम्ही लादणार नाही. आणि म्हणून आज श्री एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्वामध्ये
शिवसेनेचा विधिमंडळ गट, सारे लोगों ने ये भी कहा कि हम इस वक्त भारतीय में जनता पक्षाचा जनता के विधिमंडळ ऊपर गट कोई नया चुनाव नहीं ला सकते आणि हैं 16 और अपक्ष आणि छोटे देवेंद्र रजिस्टर्ड फडणवीस ये भी पक्षाचे कह रहे हैं कि आमदार अभी भी कई लोग हमारे संपर्क में हैं। मोठा गट हा सोबत आलेला आहे, अजून काही लोक येत आहेत। या सगळ्यांचे पत्र आज आम्ही गव्हर्नरला दिले आहे। भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की आम्ही सत्तेच्या पाठीमागे नाही आहोत। हमने कुठल्यातरी मुख्यमंत्री पदाकरता आम्ही चालत काम हमने करत नाही सत्ता के लिए समर्थन नहीं आहोत। मांगा, ही तत्वांची लढाई आहे, ही हिंदुत्वाची लढाई आहे। हम समर्थन विचारांची देंगे। लड़ाई है। और इस वक्त में एक आणि म्हणून बड़ी भारतीय जनता पक्षाने बात हा कह रहे निर्णय हैं, केला। एकनाथ शिंदे को लेकर शिंदे एक से इस समय बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे और एकनाथ मुख्यमंत्री शिंदे को समर्थन देगी बीजेपी समर्थन देगी। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। 7:30 ये जो सरकार है ये फडणवीस की सरकार नहीं होगी, एकनाथ बल्कि शिंदे उस सरकार में बीजेपी शामिल होगी। यांचा ये इस वक्त एकट्याचाच की बहुत बड़ी शपथविधी खबर है। या ठिकाणी होईल। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के लवकरच नए मुख्यमंत्री पुढची कारवाई बनाए करून गए हैं और मग बीजेपी आम्ही उनको expansion करू। उनकी सरकार या को expansion पीछे से मध्ये समर्थन देगी। आज 7:30 बजे शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे शिंदे साहेबांसोबत मुख्यमंत्री असलेले होंगे। ये एक बड़ा अपक्षांमधले आणि खुलासा भारतीय इस जनता समय पक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एकनाथ शिंदे, सबको ऐसी खबर थी कि देवेंद्र फडणवीस नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उनकी जगह अब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। फडणवीस ने इसका ऐलान किया है। उनकी जो लोग होंगे वो इस सरकार में मंत्री के तौर पर होंगे नहीं होंगे वो उसका खुलासा कर रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे समूह का जो होंगे वो सरकार का मुख्यमंत्री पद संभालेंगे और बाकी के लोग उनका समर्थन करेंगे। बीजेपी जो है, बीजेपी ने अपने लिए सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है, बल्कि दावा जो है वो पेश किया गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से और उनको समर्थन दिया जाएगा पीछे से, ये कहा गया है। देवेंद्र फडणवीस का ऐलान बड़ा मोड़ इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में। आणि सगळ्यात महत्वाचं, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी जे विजन दाखवलंय ते विजन पुढे नेणारं, कारण आपण बघितलं 5 वर्षाच्या आमच्या कार्यकाळामध्ये ज्या वेगाने तो ये बहुत बड़ा स्पिन। महाराष्ट्र की राजनीति कितनी नाटकीय, कितने मोड़ इसमें आ जाते हैं। पिछले 2.5 साल से मोड़ ही मोड़ आ रहे हैं, ट्विस्ट ही आता चला जा रहा है। जीता कोई और, सरकार किसी और की बनी, 3 दिन का मुख्यमंत्री बना, उसके बाद फिर और एक सरकार आई। 2.5 साल बाद उस सरकार के एक गुट में से लोग टूट करके सूरत और गुवाहाटी चले गए। उसके बाद ये होने लगा कि फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन आज देवेंद्र फडणवीस का ऐलान और महाराष्ट्र की नाटकीय राजनीति में एक और स्पिन। हा विषय असेल, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री होने की बात देवेंद्र फडणवीस ने सामने रख दी है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके पीछे दिमाग किसका है और इसको लास्ट मिनट तक इस खबर को किस तरीके से दबाकर रोक करके रखा कि किसी को कानों कान हवा तक नहीं थी। जितने स्पिन डॉक्टर हैं उनको भी नहीं थी, किसी को आइडिया नहीं था। शिंदे साहेब ये बिना भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की स्वीकृति के मुमकिन ही नहीं था। अभिषेक, ऑटोमेटिक होता है हमारा। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा नाटकीय मोड़ है इस वक्त में। खबर तो चली गई मराठी में। खत्म हो रहे, मतलब अभी थोड़ा सा और है। मैं एक काम करते हैं अभिषेक जी, एक काम करते हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है आप इसी का ट्रांसलेशन कर दीजिए, क्योंकि अभी भी खत्म नहीं हुई है। हो सकता है हमारी बातचीत में कुछ और मिस हो जाए। 2019 में अच्छा, हिंदी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी को 106 सीटें, शिवसेना को 56 सीटें और कई अन्य लोग हमारे साथ आए।
70 तक हमारी मेजॉरिटी जा रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान किया था, सबको मंजूर भी था, किंतु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया। और उसके बाद 2.5 साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी। जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, दाऊद के साथ रिश्ते, इसका आरोप मंत्री पर लगा, बावजूद उसके जेल में जाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया। तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली। और इस सरकार के चलते शिवसेना के विधायकों में बड़ा रोष था। उनको लगता था वापस वोट मांगने जाना है, और आज तक जो बातें कही उसके विरोध में काम हो रहा है। जिनके खिलाफ जिंदगी भर लड़े, उनके साथ बैठे, वोट कैसे मांगेंगे। साथ ही में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके खिलाफ जो हारा, उसको पैसा मिलता था, फंड्स मिलते थे, और ये सारी चीजों से एक बड़ा अंद्रेस था। और उसके चलते श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने एक ही मांग की कि कांग्रेस एनसीपी के साथ हम नहीं रह सकते और ये गठबंधन तोड़ा जाए। किंतु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई। माननीय उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया, और अपने विधायकों से ज्यादा कांग्रेस और एनसीपी की बात दिल को लगाकर रखी और उन्हें ही महत्व दिया। इसके चलते इन विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद की। मैं इसको बगावत नहीं कहूंगा, ये आवाज बुलंद की, और आवाज बुलंद करके इन विधायकों ने ये कहा कि आप बाहर निकलिए, नहीं तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे समय जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, तो हम ये लगातार पिछले 2.5 साल में कहते थे कि अंतर विरोध से भरी हुई सरकार है, ऐसी सरकारें चलती नहीं है, और ये सरकार जब गिरेगी तो एक अल्टरनेट गवर्नमेंट हम देंगे, हम महाराष्ट्र पर चुनाव नहीं ला देंगे। इसलिए एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है, और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे
शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की, और फिर हम लोग सारी कार्रवाई करके उसका एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन के समय शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक है। इनमें से जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपांशन किया जाएगा। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे। मेरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास का एक नया पर्व शुरू किया है, उस विकास के पर्व को 2.5 साल का जो ब्रेक लगा था वो ब्रेक निकलेगा और फिर से महाराष्ट्र की प्रगति की एक्सप्रेस ये तेजी के साथ भागेगी। और उसके लिए मैं श्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। चालू है करू। आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी सर्व इतर मान्यवर त्यांची भूमिका आणि जे आमदार आहेत त्यांच्या मतदारसंघातली विकास कामं आणि राज्याचा विकास हा अजेंडा घेऊन आम्ही पुढे निघालेलो आहोत आणि शिवसेना पक्ष म्हणून जे काही कायदेशीर प्रक्रिया जी आहे, नियम आहे, 2/3 मेजॉरिटी आहे, त्याहीपेक्षा जास्तीचे आमदार आणि सहयोगी आणि अपक्ष आमदार असे जवळपास 50 आमदार आज आम्ही एकत्र आहोत। गेले काही दिवस एकत्र आहोत। एक वैचारिक भूमिका, एक राज्याचा विकास आणि जे काही 2.5 वर्षापूर्वी घडलं ते आपल्या सगळ्यांना माहित आहे। फडणवीस साहेबांनी त्या बाबतीमध्ये भाष्य केलेलं आहे। इस समय एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि बाला साहब का जो हिंदुत्व है उसे मैं आगे लेकर जाऊंगा। एकनाथ शिंदे नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनके नाम का ऐलान खुद देवेंद्र फडणवीस ने किया है और ये कहा जा रहा है कि आज ही शपथ विधि होगी, 7:30 बजे आज वो शपथ लेंगे और एकनाथ शिंदे नए मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको लेकर ऐलान किया जा चुका है। वारंवार माहिती दिली और ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे कि मेरे पास 2/3 से ज्यादा विधायक मेरे साथ हैं और ये दावा वो कर रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी काय आपली नैसर्गिक युती होती, आपण एकत्र निवडणुका लढवल्या आणि त्यानंतर महाविकास आघाडी स्थापन झाली, परंतु त्या बाबतीमध्ये आमदारांमध्ये असलेली जी काही नाराजी होती आणि मतदारसंघामधले जे प्रश्न किंबहुना पुढच्या निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढवणे किंवा जिंकणे यामध्ये देखील येणाऱ्या अडचणी हे सगळं लक्षात घेऊन आणि कुणाला काहीतरी पाहिजे, इस वक्त में आवाज बहुत सारी साफ नहीं है, पाहिजे,
जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं जितना मुझे समझ में आ रहा है उसका मैं ट्रांसलेशन करता जाऊंगा। महाराष्ट्रातल्या घटना आपण जर पाहिल्या तर अपोजिशन कडून आपण रुलिंगकडे जात असतो। कह रहे हैं कि बतौर शिवसेना पक्ष और सहयोगियों को मिलाकर कुल 50 विधायक एक साथ मौजूद हैं। एक वैचारिक भूमिका, राज्य का विकास और 2.5 साल में क्या हुआ वो आपके सामने है, इसके बारे में फडणवीस जी ने बोला है। ये भी कह रहे हैं कि जो हमारा नैसर्गिक गठबंधन था वो नहीं हुआ, महाविकास आघाड़ी स्थापित हुई थी, जो विधानसभा क्षेत्र के प्रश्न थे उसको लेकर कई सारी परेशानियां थी, किसी को मंत्री पद या कोई स्वार्थ है ऐसा कुछ भी मन में नहीं था हमारे। ये भी कहा है इस समय थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे ने। कह रहे हैं कि आज तक हम लोग विपक्ष से सरकार के पास जाते थे, लेकिन इस बार सरकार से विपक्ष के साथ जा रहे हैं, लेकिन राज्य के हित और भविष्य के लिए सहकारियों और बाकी के सहयोगियों पर हो रही कार्रवाई हो, ऐसे कई मुद्दे थे जिस पर हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। परंतु हे सगळे पूर्वीच आपण करायला पाहिजे होते, परंतु महाविकास आघाडीमुळे काही मर्यादा असू शकतील। पण हे सगळं होत असताना आपल्याला माहित आहे की 50 आमदार म्हणजे 40, 39 आणि बाकी 11, 50 आमदार जेव्हा वेगळी भूमिका घेतात, महाविकास आघाड़ी कई सारे फैसले नहीं ले रही थी जिनको लेकर इस समय कह रहे हैं एकनाथ शिंदे करण्याची आवश्यकता होती। कारण एखादा ग्रामपंचायत सदस्य किंवा नगरसेवक देखील आजच्या काळामध्ये असं नावाचं पाऊल उचलताना आपल्याला 50 लोक मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर 50 लोक एकत्र येतात। मला तर काय, मी नगर विकास मंत्री होतो, मला ज्या काही अडचणी होत्या त्या बाजूला राहू द्या, परंतु हे जे आमदार आहेत त्यांच्या मतदारसंघाचे प्रश्न भी मंत्री बना था, त्या सगळ्या त्यांनी मला सांगितल्यानंतर आणि त्यांनी मला सांगितलं की आपल्याला आपण 3, 4, 5 वेळा प्रयत्न केला, परंतु दुर्दैवाने त्याच्यामध्ये यश मिळालं नाही आणि म्हणून हा निर्णय घ्यावा लागला आणि तो निर्णय आम्ही घेतला। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र के विकास के लिए साथ में आया हूं और हमने महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या मनात, और ये कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी कई सारे निर्णय नहीं ले रही थी जिसकी वजह से ये सब करना पड़ा है। जो नाम के फैसले हुए हैं वो काफी बाद में लिए गए। जो निर्णय घेतला और ये भी कह रहे हैं कि जो महाविकास आघाड़ी है उसके अंदर मर्यादाएं नहीं थी। 106 आणि इतर अपक्ष जवळपास 120 आकडा संख्याबळ त्यांच्याकडे आहे। असं असताना देखील खरं म्हणजे मुख्यमंत्री पद, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि किसी का कोई स्वार्थ नहीं है इसमें संख्याबळानुसार, परंतु त्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवून बाळासाहेबांच्या शिवसैनिकाला या ठिकाणी पाठिंबा दिला, त्याबद्दल मी त्यांना शाम 7:30 बजे अकेले एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे और उसके बाद बाकी के मंत्री शपथ लेंगे। देवेंद्र फडणवीस इस सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो इस सरकार को चलवाने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पे ली है। बाकी की चीजें ये भी हैं कि अभी ये साफ होना बाकी है कि बीजेपी के मंत्री लोग मंत्री बनेंगे कि नहीं। आभार मानतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। एक ऐतिहासिक घटना है। ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के पास कुल मिलाकर 120 विधायक थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री न बनने का फैसला लिया। उन्होंने बाला साहब के शिवसैनिक को समर्थन दिया है। इसके लिए मैं मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, फडणवीस और उनके बाकी के सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूँ। अपेक्षा या राज्यातल्या जनतेची आहे, ती अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी दिवस रात्र आम्ही सगळेजण मिळून एक करू आणि राज्याला विकासाकडे नेण्याचं काम नक्की केलं जाईल। देवेंद्रजी आमच्या पाठीशी आहेत, पण ते म्हणजे एवढा मोठ्या मनाचा माणूस आपण पाहू शकत नाही, मिळणार नाही। ते मंत्रिमंडळात नसले तरी सुद्धा ते त्यांनी सांगितलंय की या राज्याच्या विकासासाठी ते आमच्या सगळ्यांच्या सोबत आहेत। हा त्यांचा मनाचा मोठेपणा आहे।
कह रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक घटना है, किसी को पद चाहिए ऐसा नहीं है, मेरी कोई अपेक्षा नहीं थी, लेकिन जो कुछ हुआ वो आपके सामने हुआ। जो अपेक्षा राज्य की जनता को है उसे हम पूरा करेंगे। देवेंद्र जी हमारे साथ हैं, ऐसे बड़े दिल वाले लोग नहीं मिलते हैं। मंत्री पद नहीं होने के बावजूद वो हमारे साथ हैं। उनका ये भी कहना है कि आज की राजनीति में क्या मिलेगा वो हर कोई देखता है, लेकिन वो लेने की बजाय दूसरे को दे देना ये एक बड़ी बात है। ये इस समय देवेंद्र फडणवीस के लिए अच्छी बात है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं 39 शिवसेनेचे आणि 11 असे 50 जे आमदार आहेत ते देखील त्याच्यामध्ये काही मंत्री आहेत आणि आपापल्या मतदार क्षेत्रामध्ये ते देखील ताकदवान आमदार आहेत। असं असताना एकीकडे सत्ता अपक्ष, एकीकडे खूप मोठे मोठे नेते आणि दुसरीकडे एकनाथ शिंदे सारखा एक छोटा कार्यकर्ता याच्यावर विश्वास ठेवणं आजकालच्या काळामध्ये फार कठीण आहे। परंतु या सर्व 50 आमदारांनी जी लढाई मैं एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। कुल 50 विधायक हैं जो मेरे साथ हैं, उनमें से कई मंत्री हैं, ताकतवर हैं। एक तरफ सत्ता, बड़े नेता, लेकिन दूसरी ओर मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता पर विश्वास रखा, इसके लिए वो धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे और आनंद नेगी की विचारधारा को वो आगे लेकर जाएंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि शाम 7:30 बजे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला है, वो इस पूरे सरकार से बाहर रहेंगे। और एक ऐसे वक्त में जब वो बाहर रहेंगे, अभी ये साफ होना बाकी है कि जो 120 विधायक हैं इस समय 106 और बाकी के जो निर्दलीय विधायक को छोटी छोटी पार्टियों ने समर्थन दिया है देवेंद्र फडणवीस को, वो 120 विधायकों में से कुछ लोग शामिल किए जाएंगे या नहीं सरकार में, ये जरूर साफ है कि जो छोटी पार्टियां हैं जैसे कि बच्चू कडू की पार्टी है, प्रहार पार्टी, वो शामिल हो सकती है इस सरकार में। ऐसी बातें हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ इस समय इतना नाटकीय हो रहा है कि किसी भी चीज को पूरी निश्चितता के साथ कह पाना बेहद मुश्किल काम है इस वक्त में। और इस समय एकनाथ शिंदे की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें 1 घंटे पहले तक भी किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये ऐलान हो सकता है। और देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा क्यों किया, इसके कई सारे मायने निकाले जाएंगे। क्या एक मराठा को सत्ता देना चाहती थी बीजेपी और एक नए चेहरे को सामने करना चाहती थी। जो शिवसेना के लोग थे कि एक शिवसैनिक को हटाकर मुख्यमंत्री बनाना का फैसला लिया गया है। क्या उसकी काट के तौर पर महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे को पेश किया गया है। आज यहाँ पर मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देवेंद्र जी फडणवीस साहब यहाँ हैं, उनके सभी सहयोगी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। शिवसेना के 40 विधायक और इंडिपेंडेंट जो है, ऐसे कुल मिलाकर 50 विधायक जो है वो आज हम लोग सब एक साथ हैं। आप सब लोग जानते हो पिछले कई दिनों से हम लोग आपसे भी बातचीत कर रहे लगातार। हम लोगों ने हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो भूमिका है, उनके जो विचार है, हमारे धर्म में आनंद जी के साहब ने जो हमें सीख दी है, ये इसको आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कुछ पद की लालसा नहीं। मैंने तो पहले ही जाहिर किया था, मैं ऐसा जो कर रहा हूं ये मुझे किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जब लोग अभी तक की कई घटनाएं आप लोगों ने देखी है कि अपोजिशन में से रूलिंग की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग रूलिंग में थे, रूलिंग पार्टी में थे, सत्ता पक्ष में थे। मैं भी नगर विकास मंत्री, मेरे साथ कई मंत्री और कई विधायक जो 50 की संख्या में है, ये सब 50 लोगों ने एक वैचारिक भूमिका लेकर इस राज्य के हित की बात, इस राज्य के विकास की बात और जो उनके चुनाव क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो समस्याएं खड़ी हो रही है, कल चुनाव में जीतने का जितना मुश्किल हो जाएगा,
ये ध्यान में रखते हुए जो महाविकास आघाड़ी सरकार में जो अन्य पक्ष है, मैं किसी के ऊपर आज टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अन्य पक्षों के माध्यम से उनके चुनाव क्षेत्र में जो कठिनाई पैदा हो रही है, उनको जो प्रॉब्लम खड़ी हो रहे और भविष्य में उनका जो मतदाता है जिन्होंने उनको चुन के दिया है, उनके लिए वो कुछ कर नहीं पाए, तो चुनाव कैसे लड़े, उनको कैसे फेस करे, ऐसी दुविधा में वो सब पड़े थे। और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग ने बार बार कोशिश की कि इसमें करेक्शन हो जाए। जो हम लोग पहले अलायंस में चुनाव लड़े थे, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, ये नेचुरल अलायंस है, तो नेचुरल अलायंस के खिलाफ होकर हम लोग ये महाविकास आघाड़ी में थे। अब कुछ करेक्शन हो जाए तो ठीक हो जाएगा और दोनों विचारधारा वाली पार्टी जो है इस राज्य का विकास करेगी। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली, दुर्भाग्य से। और इसलिए ये जो कदम उठाया है, ये किसी को मंत्री या किसी, क्योंकि मंत्री हम लोग थे, किसी को कुछ पाने के लिए ऐसा नहीं हुआ। ये निर्णय जो हुआ है एक आइडियोलॉजी की बात है, ये बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की बात है और इस राज्य के विकास की बात है। इसे हम एजेंडा ये आगे लेके जा रहे थे और आज मैं धन्यवाद दूंगा। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार मानता हूं। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद। और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है मैं भले मंत्रिमंडल में नहीं, लेकिन मैं इस राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ हूं। ऐसा जो इस राज्य में नहीं बल्कि देश में ऐसी मिसाल, एक मिसाल होगी और आज के जमाने में ऐसा करना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है। और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके सभी सहयोगी जो है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इतना ही मैं कहूँगा, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो 50 विधायक है उनके ऊपर जताया है, आदरणीय पंतप्रधान महोदय जी ने, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जी ने, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष, उन्होंने जो विश्वास जताया है उसको निश्चित रूप से हम लोग सार्थ करने की कोशिश करेंगे। और जो 40 और 10-50 विधायक जो है उनके बलबूते पर ये हम लोग यहाँ तक लड़ाई लड़ी है, एक वैचारिक लड़ाई है। और उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि एक तरफ पूरी सत्ता है, एक तरफ पूरी सरकार है, एक तरफ बड़े बड़े नेता है। मैं तो उनके सामने एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने आप को समझता हूँ, लेकिन 50 लोगों ने मुझ पर जो विश्वास और जो भरोसा जताया है उसे कभी भी मैं बिल्कुल तोड़ूंगा नहीं, उस पर खरोच भी नहीं मैं आने दूंगा। और उनको पहले जो अनुभव आया है पिछले 2.5 साल में, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसकी भी मैं पूरी तरह खबरदारी लूंगा। इतना ही मैं कहूंगा। और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना है विकास के लिए हम सब, आप लेकिन हमारे साथ रहिए। एक मिनिट पहिले सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या माध्यमातून मी आमच्या तमाम कार्यकर्त्यांना विनंती करणार आहे, पाऊस खूप आहे, मांडव टाकलेला नाहीये, कोणाला निमंत्रण जाऊ शकत नाहीये, त्यामुळे छोटा शपथविधी सोहळा होत असल्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांची मी माफी देखील मागतो। भाजपचे असतील, एकनाथजींसोबत असलेले शिवसेनेचे असतील,
की कोणालाही प्रवेश या ठिकाणी मिळणार वो नाही. ये कह रहे हैं, त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से माफी मांगता हूं क्योंकि पाउस हो रहा है, यानी कि पानी पड़ रहा है, बारिश हो रही है. ऐसी स्थिति में मैं नहीं चाहता हूं कि लोग यहाँ पर आएं. एक छोटी सी शपथ विधि होगी और ये शपथ विधि आज ही संपन्न हो जाएगी. और कितने लोग मंत्री बनाएंगे इसके बारे में बाद में बात होगी. मजबूत सरकार यहाँ आ रही है, ये एकनाथ शिंदे ने ये कहा है.